आखिरकार अब कुछ पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। IRDAI ने सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को 29 मई 2024 को एक मास्टर सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके अंदर उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं जिनको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को फॉलो करना होगा। पास्ट के छोटे छोटे सर्कुलर्स में अलग अलग गाइडलाइंस दी गई थी, लेकिन उन सबको क्लब करके एक मास्टर सर्कुलर IRDAI ने अभी इशू कर दिया गया है। इस मास्टर सर्कुलर के जरिए IRDAI का ये मैसेज है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को कि पॉलिसी होल्डर्स के साथ फ्यूचर में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज के इस वीडियो में हम जो गाइडलाइंस देखेंगे, मास्टर सर्कुलर की जो गाइडलाइंस हम समझेंगे, उसके अंदर बहुत जरूरी टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे, जैसे कि मॉडर्न ट्रीटमेंट्स, कैशलेस क्लेम अप्रूवल, हॉस्पिटल डिस्चार्ज की जो अप्रूवल की रिक्वेस्ट है उनसे जुड़ी हुई कुछ गाइडलाइंस हैं, क्लेम रिजेक्शन, ग्रेस पीरियड में कुछ चेंजेस हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी में कुछ नए पॉइंट्स को ऐड किया गया है। ये टोटल 20 पॉइंट्स हैं जिनको हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, आसान भाषा में समझेंगे, जो आपको बहुत ध्यान से समझने चाहिए, सुनने चाहिए, ताकि आप फ्यूचर में अपनी पॉलिसी को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो पास्ट की छोटे छोटे सर्कुलर्स थे उन सबको क्लब करके एक ये मास्टर सर्कुलर बनाया गया है, जिसे हर साल IRDAI द्वारा रिव्यू किया जाएगा कि सभी इंश्योरेंस कंपनीज इसके मुताबिक काम कर रही हैं कि नहीं। और इसलिए इन सभी गाइडलाइंस को समझने के लिए सिर्फ आज का वीडियो ही आपके लिए काफी है। तो देरी नहीं करते हैं और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन जो IRDAI ने दी हैं, पहले उन्हें एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहला तो पॉइंट उन्होंने बताया इन इंस्ट्रक्शंस के अंदर कि 29 मई 2024 से ही ये सभी गाइडलाइंस सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को फॉलो करनी होंगी। दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा है कि अगर किसी पॉलिसी में कुछ उन्हें बदलाव करना है, इंश्योरेंस कंपनीज को कुछ बदलाव करना है इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करने के लिए, तो वो 30 9 2024 से पहले इस बदलाव को कर लें। उसके बाद कोई बहाना नहीं चलेगा और कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इन इंस्ट्रक्शंस में तीसरा पॉइंट ये कहा गया है कि ये जो सभी गाइडलाइंस हैं, ये जो सभी पॉइंट्स बताए गए हैं, इनका फायदा, इनका बेनिफिट्स अपने एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स को भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज दे सकती हैं। पहली गाइडलाइन जो IRDAI ने जारी की है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, वो ये कहती है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के पास सभी कैटेगरीज को कवर करने के लिए, सभी कैटेगरीज को रिस्क कवर देने के लिए, सभी कैटेगरीज को पॉलिसी देने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होने चाहिए, राइडर्स होने चाहिए, एड-ऑन्स होने चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप या एक स्पेसिफिक कैटेगरी हेल्थ इंश्योरेंस लेने से वंचित रह जाए या उनको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ही ना मिले। इसके हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज यहां पर डिस्कस की गई है। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है एज की। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर जो सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं उन तक सभी की हेल्थ इंश्योरेंस नीड्स को कवर करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होनी चाहिए। इसके अलावा वो कुछ एडिशनल एड-ऑन्स दे सकते हैं, कुछ राइडर्स दे सकते हैं, जिनके जरिए फ्लेक्सिबली इन सभी एज कैटेगरीज को कवर किया जा सके। दूसरी कैटेगरी है सभी एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस को लेकर। अगर किसी को पहले से कोई एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है तो उनकी कवरेज के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के पास ऑप्शंस होने चाहिए, ताकि वो कवरेज ले सके इस एग्जिस्टिंग कंडीशन के लिए भी। तीसरी कैटेगरी है लाइन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, चाहे वो एलोपैथी हो या आयुष हो, सभी लाइन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी में कवरेजेस और प्रावधान होने चाहिए। फोर्थ कैटेगरी है किसी भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज या क्रोनिक कंडीशन के लिए, यानी कोई गंभीर बीमारी अगर किसी इंश्योर्ड पर्सन को है तो उनके लिए भी अलग से कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होना चाहिए, या फिर किसी एड ऑन के जरिए ही वो अपनी उस क्रोनिक कंडीशन को कवर कर सकें। और सेम यही बात प्री एग्जिस्टिंग डिजीज से रिलेटेड भी कही गई है कि अगर किसी को कोई पहले से दिक्कत है, कोई मेडिकल कंडीशन है, ऐसा नहीं कि आप उसे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान देने से ही मना कर देंगे। उनकी इस मेडिकल कंडीशन को, उनकी इस बीमारी को भी आपको कवरेज देना चाहिए, बशर्ते आप उसमें कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं, लेकिन आपको कवरेज उनको जरूर देनी चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी IRDAI ने जो डिस्कस की है कवर करने के लिए, वो है सभी सिचुएशंस ऑफ ट्रीटमेंट को लेकर। यानी अलग अलग ट्रीटमेंट की सिचुएशंस हो सकती हैं, जैसे कि OPD के खर्चे होते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास अलग से राइडर या OPD प्लान होना चाहिए इन खर्चों को कवर करने के लिए। इसके अलावा डे केयर ट्रीटमेंट है, होम हेल्थ केयर है, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट है, इन सभी की कवरेज और इंक्लूजन इन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के अंदर उनको देना चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है किसी स्पेसिफिक रीजन को लेकर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो अर्बन एरियाज हैं उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है, या जो मीडियोकर शहर है उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। सभी कैटेगरी के रीजन्स को, गांव को, शहर को, कस्बों
लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज की सुविधा मिलनी चाहिए, इस तरीके से प्रोडक्ट्स को डिजाइन करना है, इस तरीके से पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए। इसके अलावा ऑक्यूपेशन बेस्ड भी सभी ऑक्यूपेशंस की कवरेज देनी चाहिए। ऐसा नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज किसी बहुत रिस्की जो ऑक्यूपेशन है उसको इग्नोर कर देती हैं और जो बहुत सेफ ऑक्यूपेशन है, जो रोजगार है जो बहुत सेफ है, जहां पर हेल्थ रिस्क कम है, सिर्फ उन्हीं को कवरेज दें। ऑक्यूपेशन यानी कि काम रोजगार के बेस पर ऐसा ना हो कि कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से वंचित रह जाए। और इसके साथ साथ जो स्पेशली एबल्ड पर्सन है, कोई दिव्यांग व्यक्ति है, उनको अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए है तो उनके लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, राइडर्स या एड ऑन्स इंश्योरेंस कंपनीज के पास होने चाहिए। और फाइनल पॉइंट जो आता है इन कैटेगरीज में वो है सभी तरह के हॉस्पिटल और हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज होती हैं उनको इंक्लूड करना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को। अब ऐसा नहीं है कि जो बहुत बड़े, बहुत रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं को कैशलेस पैनल में लेकर आए, जो बहुत बड़ी लैब्स हैं, चेन्स हैं, सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड करें अपने कैशलेस पैनल में। जो छोटे शहरों के क्लिनिक्स हैं, छोटे कस्बों के जो हॉस्पिटल्स हैं, छोटी लैब्स हैं, उनके साथ भी टाई अप करना चाहिए ताकि एफोर्डेबिलिटी बनी रह सके। कोई हेल्थ इंश्योरेंस अगर इलाज लेना चाहता है छोटे हॉस्पिटल्स में तो उनको वो सुविधा भी मिल सके, कोई टेस्ट करवाना चाहता है तो वो सुविधा भी मिल सके। यानी एफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हर कैटेगरी के हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड करना है अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में। और इसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को यह बात ध्यान रखनी है, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में जब पेशेंट को इलाज चाहिए है तो वो किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन के तहत क्लेम डिनाई ना करें, इलाज डिनाई ना करें, क्लेम डिनाई ना करें। और इसका मतलब ये नहीं है सभी जो कैटेगरी की कवरेजेस यहां पर बताई गई हैं इनको एक ही पॉलिसी में कवर नहीं करना है। यहां पर IRDA का कहने का मतलब यह है कि उनके पास कई तरह की पॉलिसीज, कई तरह के प्रोडक्ट्स और उसके साथ फ्लेक्सिबल राइडर्स और एड ऑन्स हो सकते हैं, लेकिन कवरेज इन सभी कैटेगरीज को देना जरूरी है, ऐसा वो खास ख्याल रखें। दूसरी गाइडलाइन है मॉडर्न ट्रीटमेंट्स को लेकर। IRDA ने कहा है जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाली ट्रीटमेंट है इनका आपकी पॉलिसी में होना जरूरी है। आपको जो ये 12 लिस्टेड ट्रीटमेंट है ये तो इंक्लूड करनी ही है। इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा मॉडर्न ट्रीटमेंट आप देना चाहें, एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजिकल एडवांस ट्रीटमेंट आप अपने प्लान्स में इंक्लूड, तो वो भी आपको इंक्लूड करना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, एडवांस तरीके आ रहे हैं इलाज करने के, तो उनकी कवरेज अगर आपकी पॉलिसी में होगी तो इससे पॉलिसी होल्डर्स को बहुत सुविधा होगी इलाज लेते टाइम। अब पहले टाइम ऐसा होता था जब आप गाड़ी खरीदने जाते थे तो बेस वेरिएंट के अंदर, छोटे वाले वेरिएंट्स के अंदर, मॉडल्स के अंदर आपको एयरबैग की सुविधा नहीं मिलती थी, लेकिन उसके बाद में सेफ्टी फीचर के तौर पर इसे स्टैंडर्ड कर दिया गया कि इस बेस वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट तक हर गाड़ी के मॉडल में आपको एयरबैग मिलेगा। क्योंकि जान की कीमत सबकी सेम है, ऐसा नहीं कि जो बेस वेरिएंट जो नीचे वाला मॉडल खरीद रहा है उसकी जान की कीमत कम है। इसी तरीके से अगर टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट हो रही है, इलाजों में नई नई टेक्निक्स इस्तेमाल की जा रही हैं, तो उन मॉडर्न ट्रीटमेंट्स को आपकी पॉलिसी में होना जरूरी है। तीसरी गाइडलाइन जो IRDA ने बताई है वो ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान्स के अंदर कवरेजेस अलग अलग जो एक्ट्स बनाए गए हैं, अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं, अलग अलग लॉज बनाए गए हैं, उनके अकॉर्डेंस में कवरेज होनी चाहिए। ये अलग अलग एक्ट अलग अलग कैटेगरी को कवर करने के लिए डिफाइन किए गए हैं। ये कौन कौन से एक्ट्स की यहां पर बात हो रही है, इनमें सबसे पहला है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, यानी जो भी मेंटल इलनेस से जुड़ी हुई जो ट्रीटमेंट्स हैं वो इस एक्ट की रूल्स के अकॉर्डिंग, इस एक्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपके प्लान के अंदर इलाज की सुविधा होनी चाहिए। दूसरा एक्ट है द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो उनको भी इलाज लेने का पूरा हक है, और जो एक्ट में इनको प्रावधान बताए गए हैं, इनको जो प्रोविजंस दिए गए हैं, उनकी कवरेज आपकी पॉलिसी में होनी चाहिए। तीसरा जो एक्ट है द सरोगेसी एक्ट 2021, फोर्थ एक्ट है द ट्रांसजेंडर पर्संस एक्ट 2019, और फाइनली एक्ट है HIV एंड एड्स एक्ट 2017 जो कि कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट है। इन एक्ट्स के तहत जो भी राइट्स इन पर्सन के बताए गए हैं, जो भी राइट्स, जो भी हक इन इंसानों के बताए गए हैं, उनके हिसाब से कवरेज आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में जरूर होनी चाहिए। इस बात का खास ख्याल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को रखना है। फोर्थ गाइडलाइन है दोस्तों कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट। ये एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर पॉलिसी का पूरा निचोड़ इंश्योरेंस कंपनीज को बताना होगा, और ये कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट पॉलिसी खरीदते टाइम पॉलिसी होल्डर को मिलनी जरूरी है। चाहे ये कोई ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, चाहे ये कोई इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर प्लान है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की जिम्मेवारी है कि ये कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट जरूर हैंड ओवर की जाए, चाहे वो डिजिटली हो, चाहे वो फिजिकली हो, पॉलिसी होल्डर को। अब इस कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट के अंदर
कौन कौन सी डिटेल्स होना जरूरी है, इनके ऊपर भी IRDA ने खास जोर दिया है। सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को इसके अंदर बताना होगा कि पॉलिसी का सम इंश्योर्ड क्या है, कितने रुपए की ये पॉलिसी है, कौन कौन से इलाज कवर किए जाएंगे, कौन कौन से ट्रीटमेंट्स कवर नहीं किए जाएंगे, यानी कि एक्सक्लूजन्स क्या हैं, वेटिंग पीरियड क्या है, ये बताना होगा, कितने टाइम के बाद कौन सा इलाज कवर होगा। इसके साथ साथ सब लिमिट क्या है, कौन से ट्रीटमेंट का कितने पैसे की लिमिट है, इससे ज्यादा इलाज नहीं मिलेगा। कोपेमेंट या डिडक्टिबल कितना कितना है, यानी जब भी कोई इंश्योर्ड पर्सन क्लेम फाइल करता है तो क्या उन्हें कुछ पैसा देना होगा या पूरा का पूरा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। इसके साथ साथ क्लेम फाइल करने का तरीका क्या है, मोरेटोरियम पीरियड क्या है, पॉलिसी को पोर्ट कर सकते हैं कि नहीं, माइग्रेशन कैसे किया जा सकता है, इन सभी जरूरी प्रोसेस के बारे में भी कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को डिटेल्स मेंशन करनी है और उनके पास एक्नॉलेजमेंट का प्रूफ होना चाहिए कि पॉलिसी खरीदते टाइम पॉलिसी होल्डर को ये CIS यानी कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट दी गई है, चाहे डिजिटली या फिजिकली। फिफ्थ गाइडलाइन है दोस्तों फ्री लुक पीरियड को लेकर। फ्री लुक पीरियड तो आप जानते ही हैं, अगर मैंने पॉलिसी खरीदी और मुझे पॉलिसी पसंद नहीं आई तो अगले 15 दिन के अंदर मैं इस पॉलिसी को कैंसिल कर सकता हूं, मेरा 1 रुपया भी नहीं कटेगा, पूरा का पूरा अमाउंट मुझे रिफंड मिल जाएगा। अब इन नई गाइडलाइंस में खास बात क्या है, इस 15 दिन के टाइम को 30 दिन कर दिया गया है। जब मुझे पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलता है उसके अगले 30 दिन के अंदर मैं अपनी पॉलिसी को कैंसिल कर सकता हूं अगर मुझे उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पसंद नहीं आती हैं। अगर मुझे लगता है कि ये पॉलिसी मेरे लिए ठीक नहीं है तो मैं उसे विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन कैंसिल कर सकता हूं, पूरा का पूरा पैसा मुझे रिफंड मिल जाएगा। छठी गाइडलाइन है दोस्तों कैंसिलेशन ऑफ पॉलिसी इन मिड टर्म, यानी ये तो बात थी फ्री लुक पीरियड की, पहले वाली जो गाइडलाइन थी वो तो फ्री लुक पीरियड को थी, लेकिन पूरे साल में किसी भी टाइम अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को आप कैंसिल कर सकते हैं। ये इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसी की बात हो रही है। इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसी का मतलब है जितने रुपए का इलाज होता है, जितने रुपए का लॉस होता है, उसी की कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी हमें देती है। जैसे कि हमारा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को साल के बीच में भी आप कैंसिल कर सकते हैं। आपको सिर्फ 7 दिन का नोटिस पीरियड देना होगा इंश्योरेंस कंपनी को, उस 7 दिन के नोटिस पीरियड के बाद आपकी पॉलिसी को कैंसिल कर दिया जाएगा। पूरे साल में से जितना टाइम आपकी पॉलिसी का बचा होगा उसी प्रोपोर्शन में, उसी रेशियो में आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अब लॉन्ग टर्म पॉलिसी का क्या होगा, मान लो मैंने 3 साल की पॉलिसी खरीदी थी, 2 साल की पॉलिसी खरीदी थी और मैंने पहले ही साल में पॉलिसी कैंसिल कर दी। अगले सालों की पॉलिसी यानी जिनका रिस्क टाइम अभी शुरू ही नहीं हुआ है उसका पूरा पैसा आपको वापस मिलेगा, और जो पहला साल है जिसमें जितने टाइम की पॉलिसी आप इस्तेमाल कर चुके हैं उसका पैसा कट के बाकी पैसा आपको वापस मिल जाएगा, बशर्ते आपकी पॉलिसी में कोई भी क्लेम नहीं होना चाहिए। 7वीं गाइडलाइन है दोस्तों नॉमिनेशन को लेकर। हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर इंश्योरेंस कंपनीज को नॉमिनेशन जरूर लेनी है, यानी हर इंश्योर्ड पर्सन का जो प्रपोजर है उनका नॉमिनी पॉलिसी में जरूर होना चाहिए। अगर कोई डेथ हो जाती है, किसी इंश्योर्ड पर्सन की इलाज के दौरान डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को वो बेनिफिट्स पास ऑन किए जाएंगे, और पूरे साल के बीच में अगर कोई अपने नॉमिनी की डिटेल्स को चेंज करना चाहे तो इंश्योर्ड पर्सन फ्लेक्सिबली कर सकता है, और इसके लिए इंश्योरेंस कंपनीज को, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को एक स्मूथ प्रोसेस बनानी होगी। 8वीं गाइडलाइन है दोस्तों ग्रेस पीरियड को लेकर। ग्रेस पीरियड हमें एक पॉलिसी एक्सपायरी के बाद एक्स्ट्रा टाइम मिलता है कि हम इस ग्रेस पीरियड के अंदर अपना प्रीमियम पे करके अपनी पॉलिसी के कंटिन्यूटी बेनिफिट्स को बचाए रख सकते हैं। मान लो आज मैंने पॉलिसी खरीदी, 1 साल बाद मेरी पॉलिसी एक्सपायर हो गई और मैं रिन्यू नहीं करवा पाया, तो अगले 15 दिन का मेरा ग्रेस पीरियड है। अगर मैं मंथली इंस्टॉलमेंट में पैसा भरता हूं, यानी हर महीने मेरी किस्त कटती है, तो मुझे 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। लेकिन अगर मैं प्रीमियम पे करता हूं क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली, तो अगले 30 दिन का टाइम मेरा ग्रेस पीरियड है। इस 30 दिन के अंदर मैं अपना प्रीमियम पे करके अपनी पॉलिसी का पैसा भर के अपनी पॉलिसी के कंटिन्यूटी बेनिफिट्स जैसे कि सम इंश्योर्ड है, नो क्लेम बोनस है, मोरेटोरियम पीरियड है, वेटिंग पीरियड है, इन सबको एज इट इज बचाए रख सकता हूं। तो ये 30 दिन का टाइम अगर मेरी पेमेंट फ्रीक्वेंसी है क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, इंश्योरेंस कंपनीज को मुझे देना होगा, तो इस बात का भी इंश्योरेंस कंपनीज को ख्याल रखना है। 9th गाइडलाइन आ जाती है दोस्तों कवरेज इन ग्रेस पीरियड को लेकर। अब ग्रेस पीरियड में पैसा तो हमने भरा नहीं है, लेकिन अगर कोई क्लेम आ जाता है तो इंश्योरेंस कंपनीज क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनीज को क्लेम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर मेरा प्रीमियम पेमेंट जो फ्रीक्वेंसी है, अगर मेरी जो प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी है वो इंस्टॉलमेंट बेस्ड है, किस्तों में मेरा पैसा कटता है, तो ग्रेस पीरियड के अंदर भी मेरा क्लेम एंटरटेन किया जाएगा। लेकिन अगर मैं एनुअली अपना पैसा पे करता हूं तो उस टाइम ग्रेस पीरियड में मुझे क्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मेरी प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो इंस्टॉलमेंट बेस्ड है तो ग्रेस पीरियड के अंदर भी मुझे क्लेम मिलेगा। 10th गाइडलाइन आ जाती है दोस्तों आपकी पॉलिसी के रिन्यूअल से रिलेटेड, यानी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज कुछ मामलों को छोड़कर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का रिन्यूअल मना नहीं कर सकती। कौन कौन से केसेस हैं? सबसे पहला, अगर आपका प्रोडक्ट विड्रॉ कर लिया गया है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास थी, जो प्लान था, इंश्योरेंस कंपनी ने वो प्रोडक्ट ही वापस ले लिया है, तो उस केस में वो आपका रिन्यूअल मना कर सकती है।
दूसरी कंडीशन है अगर ये कोई प्रूवन फ्रॉड है, यानी अगर किसी भी बीमित व्यक्ति ने कोई फ्रॉड क्लेम, फेक क्लेम फाइल किया है तो भी आपका रिन्यूअल मना किया जा सकता है। और तीसरी कंडीशन है मिसरिप्रेजेंटेशन या नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी कि कुछ बेहद जरूरी तथ्य जो कि पेश नहीं किए गए पॉलिसी खरीदते टाइम, क्लेम लेते टाइम, तो उस टाइम भी आपके रिन्यूअल पर आपकी पॉलिसी को मना किया जा सकता है। लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी अपने प्लान को वापस लेती है, प्रोडक्ट को विड्रॉ करती है, तो उन्हें इंश्योर्ड को एक बेहतर ऑप्शन, बेटर ऑप्शन, एक अच्छा ऑप्शन देना होगा जिसके अंदर ऑलमोस्ट सेम वैसे ही कवरेज उनको मिल सके जैसे कि उन्हें एग्जिस्टिंग पॉलिसी में मिल रही थी। और फाइनल पॉइंट है कि पास्ट क्लेम्स के बेसिस पर आपके प्रीमियम के साथ भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, यानी कि आपके प्रीमियम को, आपके पॉलिसी के प्राइस को दोबारा अंडरराइट नहीं किया जा सकता इस बेसिस पे कि आपने पास्ट पॉलिसीज में क्लेम लिए हैं। 11th गाइडलाइन है दोस्तों माइग्रेशन ऑफ इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसीज। इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसीज यानी जो अपनी नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज है, इनकी माइग्रेशन अगर इंश्योर्ड पर्सन करना चाहे तो वो कर सकते हैं। माइग्रेशन क्या प्रोसेस है? अगर मेरे पास एक इंश्योरेंस कंपनी का प्लान है, मैं उसी कंपनी के दूसरे प्लान को लेना चाहता हूं, तो उसे पॉलिसी माइग्रेशन कहा जाएगा। तो अगर कोई इंश्योर्ड पर्सन पॉलिसी माइग्रेशन करता है, सेम इंश्योरेंस कंपनी का दूसरा प्लान लेता है, तो उसका सम इंश्योर्ड, उसका नो क्लेम बोनस, उसका मोरेटोरियम पीरियड, उसका वेटिंग पीरियड, इनमें कोई भी चीज इंपैक्ट नहीं होगी, इनमें से किसी भी बेनिफिट का लॉस उसे नहीं होगा। अब दोस्तों 12th गाइडलाइन आ जाती है हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी को लेकर। पोर्टेबिलिटी से जुड़ी हुई कुछ गाइडलाइंस पहले वाले सर्कुलर में भी जारी की गई थी, लेकिन यहां पर कुछ एडिशनल पॉइंट्स जोड़े गए हैं जो कि बहुत जरूरी हैं, इन्हें ध्यान से सुने। सबसे पहला पॉइंट पोर्टेबिलिटी में इंश्योरेंस कंपनीज को जो बताया गया है वो ये कि जो एक्वायरिंग इंश्योरेंस कंपनी है, यानी जो नई कंपनी है, जिस इंश्योरेंस कंपनी में हम अपना प्लान पोर्ट कर रहे हैं, और जो पुरानी इंश्योरेंस कंपनी है, एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी है, उनके बीच में इंफॉर्मेशन का सीमलेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए। यानी जो आदान प्रदान है किसी भी इंफॉर्मेशन का इंश्योर्ड से जुड़ी हुई, वो बिल्कुल सीमलेस होना चाहिए, उसमें कोई भी फ्रिक्शन ना हो जिसकी वजह से पॉलिसी होल्डर को परेशानी क्रिएट हो। पोर्टेबिलिटी में दूसरा पॉइंट है कि जो नई वाली इंश्योरेंस कंपनी है वो एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी होल्डर की कुछ इंफॉर्मेशन लेती है, जैसे कि पास्ट में इन्होंने कितने क्लेम लिए हैं, क्या इनकी मेडिकल हिस्ट्री रही है। तो ये इंफॉर्मेशन जब उनसे मांगी जाती है एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से, तो मांगे जाने के अगले 72 घंटे के अंदर ये इंफॉर्मेशन नए वाली इंश्योरेंस कंपनी के पास, जिस प्लान के अंदर हम पोर्ट कर रहे हैं, उनके पास पहुंच जानी चाहिए। और इसके लिए वो IRDA का कॉमन डेटा शेयरिंग जो पोर्टल है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पोर्टेबिलिटी में तीसरा पॉइंट बताया गया है कि जो नए वाली इंश्योरेंस कंपनी है, जब उनको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उसके बाद तो उससे अगले 5 दिन के अंदर पोर्टेबिलिटी पर उन्हें कोई ना कोई डिसीजन जरूर लेना होगा, इससे ज्यादा डिले वो नहीं कर सकते। और फाइनल पॉइंट बताया गया है पोर्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ कि जो भी पॉलिसी होल्डर का सम इंश्योर्ड है, नो क्लेम बोनस है, क्यूमुलेटिव बोनस है, वेटिंग पीरियड, मोरेटोरियम पीरियड है, ये सभी बेनिफिट्स नए वाले इंश्योरेंस कंपनी को भी पॉलिसी होल्डर को देने होंगे। 13th गाइडलाइन है दोस्तों मोरेटोरियम पीरियड को लेकर, यानी अगर आपकी पॉलिसी को लगातार चलते हुए 60 महीने यानी 5 साल हो जाते हैं तो इसे आपका मोरेटोरियम पीरियड कहा जाएगा। आपका मोरेटोरियम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद आपका कोई भी क्लेम चैलेंज नहीं किया जा सकता, कंटेस्ट नहीं किया जा सकता ऑन द बेस्ड ऑफ पास्ट डिक्लेरेशन कि आपने कोई पहले तथ्य छुपाया था, कोई बात नहीं बताई थी, कोई मेडिकल कंडीशन नहीं बताई थी, इस बेसिस पर आपका क्लेम मना नहीं किया जाएगा। ये जो 60 महीने हैं ये लगातार पॉलिसी चलने के इंक्लूडिंग माइग्रेशन और पोर्टेबिलिटी है। आपने चाहे सेम कंपनी में दूसरा प्लान भी ले लिया हो या आपने दूसरी कंपनी में भी अपने प्लान को पोर्ट कर लिया हो, तो भी इन्हें कंटिन्यू गिना जाएगा। और ऐसे अगर आप 60 महीने कंप्लीट कर लेते हैं तो एक्सेप्ट एनी फ्रॉड केस, अगर कोई फ्रॉड क्लेम फाइल करते हैं, फेक क्लेम फाइल करते हैं, तो उसको छोड़कर कोई भी क्लेम चैलेंज नहीं किया जा सकता। 14th गाइडलाइन है दोस्तों नो क्लेम बोनस को लेकर। IRDA ये कहता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को बेनिफिट्स देने चाहिए अपने उन पॉलिसी होल्डर्स को जो पूरे साल में कोई भी क्लेम फाइल नहीं करते हैं। तो इसके लिए 2 तरीके वो अपना सकते हैं। पहला तो वो क्यूमुलेटिव बोनस दे सकते हैं, यानी कि सम इंश्योर्ड बढ़ा दें और प्रीमियम सेम रहेगा। और दूसरा ऑप्शन है कि पॉलिसी के सालाना प्रीमियम में वो उन्हें डिस्काउंट भी ऑफर कर सकते हैं। 15th गाइडलाइन दोस्तों सबसे जरूरी है। 15th और 16th जो गाइडलाइन है वो इस मास्टर सर्कुलर में सबसे जरूरी गाइडलाइंस हैं, इनको बहुत ध्यान से सुने। 15th गाइडलाइन है कैशलेस क्लेम के अप्रूवल से जुड़ी हुई। अब होता क्या है कि हॉस्पिटल में जाते हैं, हम पेशेंट को एडमिट करवाते हैं और कैशलेस क्लेम के लिए प्री ऑथराइजेशन फॉर्म सबमिट करते हैं। अब कई छोटे मोटे इलाज या कई छोटे मोटे प्रोसीजर्स तो ऐसे हो जाते हैं कि पेशेंट का इलाज हो जाता है लेकिन कैशलेस क्लेम का अप्रूवल ही नहीं आता और पेशेंट्स और उनकी फैमिली जो है वहां परेशान होते रहते हैं। और एक बार इलाज हो
जाता है तो फिर डिस्चार्ज का अप्रूवल नहीं आता। तो इस वजह से ही बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं और परेशानी पॉलिसी होल्डर्स को उठानी पड़ती है, पेशेंट की फैमिली को उठानी पड़ती है। सबसे पहला पॉइंट यहां पर कहा गया है IRDAI द्वारा सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को कि कोशिश करें कि आप 100% कैशलेस क्लेम्स एंटरटेन करें, यानी कि कोशिश करें, प्रोसेस इस हिसाब से डिजाइन करें कि आपके सभी क्लेम्स कैशलेस एंटरटेन किए जाएं, कस्टमर्स को, पॉलिसी होल्डर्स को कोई भी रिंबर्समेंट क्लेम फाइल ना करना पड़े और किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अगर ये कोई इमरजेंसी नहीं है तो उन्हें कैशलेस क्लेम्स ही मिलने चाहिए। सेकंड पॉइंट, 31 जुलाई 2024 के बाद अगर कोई भी कैशलेस क्लेम की प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज के पास आती है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के पास आती है, तो 1 घंटे के अंदर उन्हें यह अप्रूवल देना होगा। अगर इस पॉलिसी में उनकी कवरेज है तो उससे ज्यादा डिले वो नहीं कर सकते। पहले क्या था, पेशेंट एडमिट हो रहे हैं, 6-6, 8-8 घंटे तक अप्रूवल नहीं आ रहा है, अगले दिन तक बात चली गई, इलाज चल रहा है, लेकिन अब तक कैशलेस का ही अप्रूवल नहीं आया है। लेकिन अब 1 घंटे के अंदर जब प्री ऑथराइजेशन फॉर्म सबमिट होता है, उसके 1 घंटे के अंदर उन्हें इलाज का अप्रूवल देना होगा। अगर इसके लिए वो चाहें कि एडिशनल हेल्प डेस्क उन्हें हॉस्पिटल पर देना है, एडिशनल अपना कोई एम्प्लॉय या अपना कोई स्टाफ मेंबर वहां पर बैठाना है, कोई हेल्प डेस्क वहां पर बनाना है, तो वो भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसी होल्डर्स को, पेशेंट्स को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और कैशलेस अप्रूवल में फाइनल पॉइंट जो IRDAI ने कहा है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को कि जो भी प्री ऑथराइजेशन का आपका डिसीजन होता है वो डिजिटल फॉर्म में इंश्योर्ड के पास यानी पॉलिसी होल्डर के पास जरूर जाना चाहिए। 16th पॉइंट है दोस्तों, फाइनल ऑथराइजेशन ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल में इलाज ले लिया, उसके बाद जब हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है, डिस्चार्ज का अप्रूवल आता है, हॉस्पिटल ने तो बोल दिया कि अभी आपकी छुट्टी होगी, अपने पेशेंट को ले जाओ, अगले 8-10 घंटे तक भी इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूवल नहीं आता, पेशेंट, उनकी फैमिली वहीं पर घूमते रहते हैं, उन्हें अप्रूवल नहीं मिलता, हॉस्पिटल कहता है कि बेड खाली करो, आप जाओ यहां से। वहां पर वो फैमिली पहले ही ट्रोमा में होती है, पहले ही परेशानी में होती है क्योंकि उन्होंने इलाज करवाया है अपने फैमिली मेंबर का, और ऊपर से इंश्योरेंस कंपनी डिस्चार्ज का अप्रूवल भी और ज्यादा डिले कर देती है। अब IRDAI ने यह कहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को जो फाइनल डिस्चार्ज की रिक्वेस्ट आती है हॉस्पिटल के पास से, उससे अगले 3 घंटे के अंदर ये डिस्चार्ज की रिक्वेस्ट को अप्रूव करना होगा और जल्दी से जल्दी इसका अप्रूवल देना होगा ताकि पेशेंट्स को, पॉलिसी होल्डर्स को परेशानी ना हो। अगर इसमें कोई डिले होता है और हॉस्पिटल कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगाता है पॉलिसी होल्डर के ऊपर या इंश्योर्ड पर्सन के ऊपर, तो वो सारा खर्चा इंश्योरेंस कंपनीज बियर करेंगी। वो कोई भी खर्चा जो कि डिस्चार्ज डिले होने की वजह से एडिशनल देना पड़ा है पॉलिसी होल्डर को, वो इंश्योरेंस कंपनीज ही पे करेंगी, पॉलिसी होल्डर एक भी वो पैसा पे नहीं करेगा। और फाइनली परेशानी होती है दोस्तों डेथ के केस में। अगर किसी पेशेंट की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है और उसका फिर क्लेम सेटल नहीं होता है, इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से डिस्चार्ज का अप्रूवल नहीं आता है, क्लेम सेटल नहीं होता है टाइमली, तो वो पेशेंट की फैमिली को डेड बॉडी ही हैंड ओवर नहीं करते हैं, जो मोर्टल रिमेन्स हैं वो ही हैंड ओवर नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि पहले बिल क्लियर करो उसके बाद हम ये आपको हैंड ओवर करेंगे। तो इस केस में IRDAI ने कहा है कि कोई भी अगर डेथ हो जाती है किसी भी ट्रीटमेंट के दौरान, तो तुरंत उस क्लेम को सेटल करना है, प्रोसेस को फिनिश करना है और उसका तुरंत समाधान करना है, ताकि जो इंश्योर्ड पर्सन है, पॉलिसी होल्डर है, उसकी फैमिली को कोई भी परेशानी ना हो। और ये इंश्योर करें कि प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हॉस्पिटल ने जो मोर्टल रिमेन्स हैं, जो डेड बॉडी है, वो पॉलिसी होल्डर उनके परिवार को हैंड ओवर कर दी जाए। 17th गाइडलाइन है दोस्तों सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स को लेकर। अब IRDAI ने यह कहा है कि इंश्योरेंस कंपनी अगर कोई भी क्लेम रेपुडिएट करती है, रिजेक्ट करती है, तो वो PMC यानी प्रोडक्ट मैनेजमेंट कमेटी, ये एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स है, या इसके साथ साथ CRC क्लेम्स रिव्यू कमेटी जो कि PMC का ही हिस्सा है, ये 3 लोगों की कमेटी है। इन दोनों की जानकारी के बिना, इन दोनों ही PMC और CRC के रिव्यू के बिना कोई भी क्लेम रेपुडिएट या रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर किसी क्लेम से कुछ पैसे काटे जाते हैं तो पॉलिसी होल्डर को एक एक डिटेल बतानी होगी कि किस चीज के पैसे कटे हैं, क्यों कटे हैं, और ये टर्म्स एंड कंडीशन उनकी पॉलिसीज में कहां मेंशन है, ये उन्हें समझाना होगा, ताकि पॉलिसी होल्डर को ये ना लगे, ये उनके कंप्लीटली समझ में आ जाए कि जो पैसा कटा है वो जेन्युइनली उनकी पॉलिसी में कवर्ड नहीं था। और इसमें फाइनल पॉइंट ये बताया गया है कि एक बार क्लेम इंटीमेशन हो जाता है, क्लेम की जानकारी दे दी जाती है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को, उसके बाद अगर कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए है इंश्योरेंस कंपनी को या TPA को, तो वो हॉस्पिटल से लेंगे। इंश्योर्ड पर्सन को, पॉलिसी होल्डर को कोई भी परेशान नहीं करेगा किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल में वो इलाज करवाने के लिए आए हैं, वहां पर उनकी प्राथमिकता, उनकी प्रायोरिटी अपने पेशेंट को संभालना है, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरा करना नहीं है। आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए है तो वो आपको हॉस्पिटल से डिमांड करना है, हॉस्पिटल आपको वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल कराए। 18th
गाइडलाइन है दोस्तों, क्लेम इन मल्टीपल पॉलिसीज। अब हो सकता है मेरे पास एक से ज्यादा पॉलिसीज हों, तो उसके क्लेम कैसे सेटल किए जाएंगे, इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस की दोनों कैटेगरीज को डिस्कस किया गया है। सबसे पहले कैटेगरी है इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसी, जैसे कि अपनी नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होते हैं। इनके अंदर अगर एक से ज्यादा पॉलिसी है तो पॉलिसी होल्डर डिसाइड करेगा सबसे पहले कौन सी पॉलिसी को इस्तेमाल करना है। अगर उस पॉलिसी का सम इंश्योर्ड कम पड़ जाता है, उसके पैसे खत्म हो जाते हैं इलाज के दौरान, तो उसके बाद अगली पॉलिसी जो नेक्स्ट पॉलिसी है उसका पैसा इस्तेमाल किया जाएगा इलाज के लिए, और ये सीक्वेंस डिसाइड करने का हक है पॉलिसी होल्डर का। दूसरी कैटेगरी आती है दोस्तों बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी, जैसे कि पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी होती है या फिर आपकी क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी है, जिसमें कोई भी डिजीज डायग्नोज होने के बाद या कोई भी इवेंट होने के बाद जो आपकी पॉलिसी मेंशन किया गया है, एक लमसम बेनिफिट पूरा का पूरा पैसा इंश्योर्ड पर्सन की फैमिली या उनके नॉमिनी को दे दिया जाता है। तो उस केस में मल्टीपल पॉलिसीज में एक साथ क्लेम फाइल किया जा सकता है, जैसे कि एलआईसी या कोई सी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में होता है कि आपके पास जितनी भी पॉलिसी है आप सभी में क्लेम फाइल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी है तो उसमें मल्टीपल पॉलिसीज में एक साथ क्लेम किया जा सकता है। 19th पॉइंट है दोस्तों गाइडलाइंस की लिस्ट में ग्रीवेंस रिड्रेसल से रिलेटेड, यानी जो शिकायतें आती हैं पॉलिसी होल्डर्स की, उनका निपटारा टाइम पर होने के लिए एक रोबस्ट सिस्टम, एक मजबूत सिस्टम इंश्योरेंस कंपनीज को क्रिएट करना होगा, ताकि पॉलिसी होल्डर्स की जो शिकायत है, जो उनकी कंप्लेंट्स है, उनका निपटारा टाइम पर हो। जो भी कम्युनिकेशन इस शिकायत के जवाब में इंश्योरेंस कंपनीज भेजती हैं पॉलिसी होल्डर्स को, उनके अंदर एक बात का जिक्र जरूर होना चाहिए कि अगर वो इस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो वो बीमा लोकपाल में अप्रोच कर सकते हैं, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में अप्रोच कर सकते हैं। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस और नजदीकी ऑफिस कौन सा है, ये भी इंश्योरेंस कंपनी को अपने इस कम्युनिकेशन में, अपने इस जवाब में पॉलिसी होल्डर को बताना होगा, ताकि अगर वो उनके जवाब से, इंश्योरेंस कंपनी के जवाब से संतुष्ट ना हो तो वो बीमा लोकपाल में भी अपनी शिकायत या अपनी बात रख सकें। और 20वीं और फाइनल गाइडलाइन है दोस्तों इंप्लीमेंटेशन ऑफ ओम्बड्समैन अवार्ड से रिलेटेड, यानी कि ओम्बड्समैन में अगर कोई मामला चला जाता है और ओम्बड्समैन यानी बीमा लोकपाल ने ये कह दिया इंश्योरेंस कंपनी को कि आपको ये मुआवजा, ये क्लेम अमाउंट इंश्योर्ड को पे करना है, बीमा धारक को पे करना है, तो इंश्योरेंस कंपनी को इस डिसीजन के अगले 30 दिन के अंदर ये अवार्ड जो है, ये अमाउंट जो है, ये राशि जो है, वो पॉलिसी होल्डर को पे कर देनी है। अगर 1 महीने के अंदर वो ये पैसा पे नहीं करते हैं तो 5,000 रुपए प्रतिदिन की पेनल्टी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा लगाई जाएगी, जो जुर्माने के तौर पर उन्हें देनी होगी। ये 5,000 रुपए उस पेनल्टी से अलग हैं, उस इंटरेस्ट से अलग हैं, जो कि पेंडिंग क्लेम अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कभी चार्ज किया जाता है, क्योंकि अगर कोई बहुत लंबा मामला चल जाता है तो ओम्बड्समैन कहता है कि इस पेंडिंग जो क्लेम अमाउंट है इसके ऊपर इंटरेस्ट भी आपको देना होगा। तो ये 5,000 रुपए उस इंटरेस्ट या किसी और पेनल्टी से अलग हैं, अगर 30 दिन से ज्यादा का डिले वो करते हैं इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के अवार्ड को इंप्लीमेंट करने में। तो दोस्तों ये वो 20 जरूरी गाइडलाइन जो कि IRDAI के मास्टर सर्कुलर में जारी की गई हैं, ये वो सब के सब हमने डिस्कस किए हैं। अब यहां पर आपने एक बात देखी होगी, हर पॉइंट इतना जरूरी है कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आपको ये एक एक पॉइंट पता होना चाहिए। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको यह पता चलेगा कि आपके राइट्स क्या हैं, इंश्योरेंस कंपनी कहां सही काम नहीं कर रही है, क्या आपका हक है जो आपको मिलना चाहिए, आपके क्लेम्स में डिले नहीं होगा, आपके डिस्चार्ज के अप्रूवल्स में डिले नहीं होगा। इसके अलावा अगर इंश्योरेंस कंपनी का कोई देनदारी है, कोई अगर वो डिले करती है तो उसके लिए वो पेनल्टी भी पे करेगी। यानी अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के काम करने में, इंप्लीमेंटेशन में कहीं भी आपको परेशानी होती है और आपको इन गाइडलाइंस के बारे में जानकारी है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को कंप्लेंट कर सकते हैं, उन्हें चैलेंज कर सकते हैं और अपने राइट्स को, अपने हक को अच्छे से आप पा सकते हैं। इस वीडियो के जरिए मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं आपको IRDAI की जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं उनको बिल्कुल आसान भाषा में आपके सामने रख सकूं, ताकि आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को इस्तेमाल करने में फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो। और अगर आपके साथ कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी गलत करे, कोई गलत डिसीजन आपके क्लेम के मामले में ले, तो आपको पहले से पता हो कि वो ऐसा नहीं कर सकते और आप उन्हें चैलेंज या कंटेस्ट कर सकें। उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी और आपके ये काम भी बहुत आने वाली है, ऐसा तो मैं जानता ही हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।